करते हैं एक कॉइल के थ्रू अगर करंट जा रहा है, बदलता हुआ करंट जा रहा है, यानी कि चेंजिंग करंट जा रहा है, बदलता हुआ करंट जा रहा है और उसकी वजह से दूसरी जो कॉइल है, दूसरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास दो सॉलोनॉइड्स हैं तो क्या होगा। तो देखिएगा पेज नंबर 18 पर देखिए, पेज नंबर 18 पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड्स। कंसिडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनॉइड्स S1 एंड S2 विद S2 बाउंड ओवर S1। ठीक है, S1 और S2 मतलब वो एक दूसरे पर जैसे उनको लपेट रखा है, इस तरीके से हैं दो सोलोनॉइड्स। नमस्ते, चेयर डाउन या हो जाएगा, बताओ चेयर चाहिए? हाँ दूँ, हमने कहा कि हमारे पास दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलोनॉइड्स हैं S1 एंड S2 बाउंड ओवर S1। तो ये इस तरीके से बना रखी है कि जैसे एक सोलोनॉइड तो इस तरह से होगी, एक सोलोनॉइड तो ऐसे होगी और उसके बाद दूसरी सोलोनॉइड हमने कहा कि जो पहली वाली सोलोनॉइड है, पहली वाली सोलोनॉइड का जो रेडियस है, हमने माना कि ये इसका सेंटर है, ये ऐसे सर्कुलर ट्यूब करते हैं, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये R1 हो गया। R1 का मतलब क्या है कि ये जो छोटी वाली कॉइल है, इस छोटी वाली कॉइल का रेडियस होती है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा कि हमने एक बड़ी कॉइल ले ली, बड़ी सोलोनॉइड ले ली, बड़ी सोलोनॉइड को हम ऐसे करें कि ऐसे आई, एक टर्न के ऊपर जैसे इसको रोटेट किया गया, फिर ऐसी जो अगला टर्न है, अगले टर्न के ऊपर इसको रोटेट किया गया। डॉटेड क्यों बना है? ताकि नज़र आ जाए कि भाई बोल्ड वाला पहली सोलोनॉइड है और डॉटेड वाला दूसरी सोलोनॉइड है। तो हमने बोला कि ये तो हमारी हो गई S1 यानी कि सोलोनॉइड 1, और सोलोनॉइड 1 में जाने वाला करंट हो गया I1, और इसी तरीके से ये वाली हो गई, यहाँ पर जाने वाला करंट हो गया I2, और इस सोलोनॉइड को हमने S2 बोल दिया। ठीक है, अब I2 ऐसे आया, ऐसे 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 घूमते घूमते I2 ऐसे इधर से निकल जाएगा, I2 I1 करंट ऐसे आया तो ऐसे 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 घूमते घूमते I1 करंट इधर आ जाएगा। तो जब हमने दो सोलोनॉइड्स ली और दोनों के दोनों की एक्सिस जो है वो सेम है। अच्छा, अगर दूसरी वाली सोलोनॉइड की बात करी जाए तो दूसरी वाली सोलोनॉइड का जो रेडियस है थोड़ा पहली वाली से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने ले लिया R2। तो ये दो सोलोनॉइड है, दो सोलोनॉइड मतलब जैसे एक सोलोनॉइड के अंदर दूसरी सोलोनॉइड को पिरो रखा हो उस तरीके से। ठीक है, एक सोलोनॉइड में जो करंट है वो I1 जा रहा है, दूसरी सोलोनॉइड में जो करंट है वो I2 जा रहा है। इतना हो गया। तो देखिएगा, और जो लेंथ है ना, लेंथ दोनों सोलोनॉइड्स की लेंथ जो है वो सेम ले ली गई है, लेंथ ले ली गई है स्मॉल एल। तो अब देखिए लेट स्मॉल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच सोलोनॉइड, हमने हर एक सोलोनॉइड की लेंथ को स्मॉल एल मान लिया। फिर है R1, R2 जो रेडियस ऑफ द टू सोलोनॉइड्स, जो R1 और R2 के हैं दोनों सोलोनॉइड्स का रेडियस हो गया, पहली सोलोनॉइड का रेडियस R1, दूसरी सोलोनॉइड का रेडियस R2। अच्छा, A इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलोनॉइड S1। तो जो कैपिटल A है पाई R1 स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर सोलोनॉइड, एरिया ऑफ इनर सोलोनॉइड। अभी दूसरी वाली सोलोनॉइड के एरिया की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ वो अभी बताऊंगा, सिर्फ अंदर वाली सोलोनॉइड के एरिया की बात करेंगे। कैपिटल N1 कॉमा कैपिटल N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलोनॉइड्स। ठीक है, तो जो S1 है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गया कैपिटल N1, और जो S2 में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है कैपिटल N2। कैपिटल N1 पहली सोलोनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरी सोलोनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N2, ये हो गया। आगे चलेंगे। फर्स्ट वी पास अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2। टाइम वेरिंग करंट मतलब टाइम के साथ बदलता हुआ करंट, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं।
तो सबसे पहले हमने टाइम के साथ बदलता हुआ एक करंट I2 थ्रू S2 सोलेनॉइड 2 के थ्रू हमने करंट I2 पास कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इनसाइड S2 ड्यू टू I2। अब जब उसके अंदर एक करंट पास कर रहा है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अभी सिर्फ सोलेनॉइड S2 की बात कर रहे हैं, करंट भी सोलेनॉइड S2 में पास करा और मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनॉइड S2 में ही डेवलप होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है सोलेनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ना सोलेनॉइड S2 की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V2 हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। और जो N2 है स्मॉल n जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात होगी। ठीक है, तो जब मैं स्मॉल n2 की बात कर रहा हूँ तो स्मॉल n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2। ठीक है, तो कैपिटल N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसी को स्मॉल n2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड S1। ठीक, अभी बात तो करी है मैग्नेटिक फील्ड किस में डेवलप हो रहा है, करंट जा रहा है सोलेनॉइड S2 में और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनॉइड S2 में डेवलप हो रहा है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि करंट जो है वो टाइम के साथ बदलता हुआ करंट है, AC है, ठीक है, तो उस करंट की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा दूसरे सोलेनॉइड में। समझ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यही है कि हम एक बदलता हुआ करंट, एक चेंजिंग करंट एक सोलेनॉइड में देते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो पहली सोलेनॉइड में ही आती है, लेकिन जो फ्लक्स है वो दूसरी सोलेनॉइड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with inner solenoid S1। हाँ जी, फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए होता है। ठीक है, B इंटू ए, जब हमारी सोलेनॉइड दोनों बिल्कुल सेम एक्सिस पर होती हैं तो B इंटू ए होता है फ्लक्स। ठीक है, अच्छा B इंटू ए हो गया, लेकिन साथ में ये भी तो रहता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक टर्न है तो B इंटू ए है ना, और n टर्न्स है तो B इंटू ए इंटू n हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स हम बात करेंगे, फ्लक्स डेवलप होगा भाई सेकंड कॉइल की बात कर रहा हूँ तो उसकी वजह से, सेकंड सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ तो उसकी वजह से फ्लक्स डेवलप होगा फर्स्ट वाली सोलेनॉइड में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1 इज φ1 इज इक्वल टू B2A N1। B2A N1। इसका मतलब क्या है यार, ये जो एरिया है ना, एरिया हम कौन सा लेंगे, एरिया हम लेंगे जब हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं ना, तो जो सोलेनॉइड जो कवर कर रहे हैं, मतलब जो कॉमन एरिया है ना, कॉमन एरिया लिया जाएगा। तो जो बड़ी वाली सोलेनॉइड है, बड़ी वाली सोलेनॉइड में जो ये वाला एरिया है और जो नीचे वाला एरिया है, ये जो है ये इस पर अंदर वाली सोलेनॉइड पर इसका इम्पैक्ट रहेगा ही नहीं। तो जो कॉमन वाला एरिया है वो लिया जाता है, तो कॉमन वाला एरिया πr1² से बनता है, कैपिटल A से बनता है। ठीक है, तो नेबरिंग कॉइल की बात करी जाती है कि एक कॉइल है उसमें अल्टरनेटिंग करंट हम दे रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स दूसरी कॉइल में डेवलप हो रहा है, तो वो जो दूसरी कॉइल है वो नेबरिंग होनी चाहिए। तो नेबरिंग कॉइल ये और ये वाली तो नेबरिंग है, लेकिन ये और ये वाली कॉइल नेबरिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके जो एरिया है उससे दूर चली गई। तो हमें कौन सा एरिया लेना होगा, अगर सोलेनॉइड्स पिरो रखी है एक दूसरे के अंदर, तो एक सोलेनॉइड तो बहुत बड़ी है और एक सोलेनॉइड छोटी है, वो उसके अंदर से ऐसे ही गुजर रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो दोनों का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, छोटे वाले का एरिया। तो याद रखिएगा कि आपको एरिया कौन सा लेना है, कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया कौन सा लेना है, छोटे वाले का एरिया। ये एक्स्ट्रा एरिया है ऊपर वाला, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऐसे के नीचे वाला एक्स्ट्रा एरिया है, तो बीच वाला जो एरिया वो लिया जाता है। तो इसलिए B2 क्यों लिया B2, क्योंकि भाई दूसरे वाली सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली सोलेनॉइड में एक फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है, एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा दूसरी वाली कॉइल का। एरिया कॉमन है, उसमें सोचना नहीं है। और फ्लक्स किस में डेवलप हो रहा है, फ्लक्स डेवलप हो रहा है फर्स्ट कॉइल में, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो फ्लक्स फर्स्ट कॉइल के ही लेंगे भाई। नंबर ऑफ टर्न्स तो सीधा सीधा देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए होता है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि भाई अगर 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो पहली वाली कॉइल का निकाल रहे हैं फ्लक्स, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने N1 है, तो N1 से मल्टीप्लाई B2A N1। समझ गए मेरी बात।
ठीक है, अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए तो फाई वन कितना हो जाएगा, V2 की वैल्यू डाल दीजिए म्यू नॉट N2 I2 और N1, और अगर चाहो तो N2 की जगह N2 अपॉन L डाल दो, कैपिटल N2 अपॉन म्यू नॉट कैपिटल N2 ऑन L I2 N1, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I2 ऑन L, ये हमारे पास आ गया 5 म्यू नॉट N2 I2 N1। अच्छा जी, इन्होंने ऐसे ही लिखा है म्यू नॉट I2 सर ये तो लिखना ही ए भी है ए N1, ये तो सिर्फ B2 की वैल्यू है, ये हो रहा है। तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा है कि फाई इज इक्वल टू एम आई होता है ना, तो यहाँ पर M12 फाई वन इज इक्वल टू M12 I2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, कॉइल 2 ही तो इसके अंदर इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो M12 लिख दिया, और I2 क्या है, I2 ये है कि करंट जो है वो कॉइल 2 वाला ही हुआ है, अभी मैं कॉइल 1 के करंट की तो बात ही नहीं करूँ, ठीक है, तो M12 I2 ये हो गया, यहाँ से मैं M12 निकालना चाहूँगा, मुझे बता दीजिए भाई, याद तो है ना सभी को, मैंने कहा था ना कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तो ये जो करंट होता है ना, मैंने कहा कि अगर फाई 2 लिख रहा हूँ तो कॉइल 1 का करंट होना चाहिए, अगर मैं फाई 1 लिख रहा हूँ तो कॉइल 2 का करंट होना चाहिए, क्योंकि एक कॉइल में आप करंट देंगे तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसी वजह से करंट जो है वो I2 लेंगे तो इधर फ्लक्स फाई 1 आ जाएगा, करंट अगर I1 लेंगे तो इधर फ्लक्स फाई 2 आ जाएगा, ये रहता है, ठीक है, तो अभी मैं फाई 1 निकाल रहा हूँ तो मुझे करंट I2 की ज़रूरत है, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो उसमें जब मैं फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को फर्स्ट कॉइल का ही निकला, ठीक है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दो चीज़ें हैं जो चेंज होगी, क्या, जब मैं फ्लक्स 1 की बात कर रहा हूँ, यानी कि कॉइल 1 के फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक तो करंट वो दूसरी कॉइल का लिया जाएगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो दूसरी कॉइल का लिया जाएगा, बस ये दो चीज़ें याद रखना, बाकी सारा फर्स्ट कॉइल का ही लिया जाएगा, ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूँ तो उसमें करंट दूसरी कॉइल का होगा और मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल का होगा, बस इतना, बाकी सब कुछ फर्स्ट का ही है, ठीक है, चाहे फिर वो नंबर ऑफ टर्न्स हो, चाहे फिर वो फ्लक्स हो, चाहे फिर वो, अच्छा एरिया तो कॉमन ही रहता है, एरिया कॉमन, ठीक है जी, चले आगे, हाँ, अच्छा अब देखिएगा तो M12 क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा फाई 1 अपॉन I2, तो M12 इज इक्वल टू फाई 1 कितना है, म्यू नॉट अगर ये वाला ले लें तो म्यू नॉट N2 I2 A M1 अपॉन I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो M12 हो गया म्यू नॉट N2 A M1, अभी जो N2 है इस N2 की जगह हम लिख देंगे कैपिटल N2 अपॉन M, म्यू नॉट कैपिटल N2 A M1 म्यू नॉट M1 N2 A अपॉन M, जैसे फिर ये M12 हो गया। इसी तरह से जो आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ना सब्सक्रिप्ट चेंज कर देना है, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दीजिए, जहाँ 2 है वहाँ पर 1 कर दीजिए, देखिए क्या है, we now consider the flux linked with the outer solenoid S2 due to the current I1 in the inner solenoid S1, मतलब अब हम ये चाहेंगे कि बाहर वाली कॉइल में भी तो कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होगा अंदर वाली कॉइल की वजह से, तो अंदर वाली कॉइल का करंट लेंगे I1 और अंदर वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे B1, तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन 4 में हम हैं अभी पेज नंबर 19 तक, तो इक्वेशन नंबर 4 में सबसे पहले B1 क्या हो गया, म्यू नॉट M1 I1, B2 क्या हुआ था, म्यू नॉट N2 I2, तो B1 क्या हो गया, म्यू नॉट M1 I1, ठीक है, तो जैसे ये करा बस आपको सब्सक्रिप्ट चेंज कर देना, ठीक है,
म्यू नॉट तो आपको पता ही है, म्यू नॉट तो क्या चेंज करेंगे क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट। अच्छा, वेयर स्मॉल n1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन स्मॉल n2 को क्या लिखा था कैपिटल N2 अपॉन, तो स्मॉल n1 क्या हो गया कैपिटल N1 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द आउटर सोलेनॉइड S2 इज phi2 इज इक्वल टू V1A N2। phi1 क्या था B2A N1, तो phi2 क्या हो जाएगा B1A N2, वही लिखा हुआ है B1A N2। ठीक, उसके बाद हर जगह आपको सब्सक्रिप्ट चेंज करना है, म्यू नॉट N2 I2 A N1, और यहाँ देखेंगे तो क्या दे रखा है phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 A N2। ठीक है, तो सब जगह आपको सब्सक्रिप्ट चेंज कर देना है। Therefore म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे ये M12 निकाला था ऐसे ही अगर मैं M21 निकालने लगूँ तो M21 क्या हो जाएगा म्यू नॉट N2 की जगह क्या आ जाएगा N1, N2 से I2 कट गया, इधर A और इसकी जगह N2। ठीक है, इसके बाद म्यू नॉट स्मॉल n1 की जगह क्या आएगा, स्मॉल n2 की जगह कैपिटल N2 अपॉन एल, इसकी जगह क्या आ जाएगा कैपिटल N1 अपॉन एल। और देखा जाए M21 म्यू नॉट N1 A N2, म्यू नॉट N1 A N2 अपॉन एल, सेम ही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। तो इस वजह से ये कहा जाएगा कि जितना फर्स्ट कॉइल दूसरी कॉइल में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस करेगी उतना ही सेकंड कॉइल भी फर्स्ट कॉइल में करेगी। तो M12 और M21 हमेशा इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करेंगे क्लियरली M12 इज इक्वल टू M21 M is equal to, therefore M is equal to mu naught M1 N2 A अपॉन L। अच्छा, और थोड़ा स्प्लिट करके लिख लेते हैं इसको ऐसे कि म्यू नॉट M1 अपॉन L N2 अपॉन L, ए का एक्स्ट्रा लिया है ना तो ए करके यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे क्यों कर रहा है, ताकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल 1 सोलेनॉइड 1 क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 और AL इनको चाहे ए की वैल्यू लिखना चाहोगे म्यू नॉट n1 n2 ए की वैल्यू है पाई R1 स्क्वायर। Thus the mutual inductance of two coils is the property of their combination। तो mutual inductance जो है वो उनकी combination की property है कि किस तरह से वो combine करते हैं। It does not matter which one of them functions as the primary or the secondary coil। तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी जो है वो primary coil है और कौन सी जो है वो secondary coil है, mutual inductance दोनों coil में बराबर ही रहेगा। ठीक, दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मतलब ये है कि पहली सोलेनॉइड दूसरी में जितना इंड्यूस कर रही है दूसरी कॉइल पहली में भी उतना ही इंड्यूस कर रही है, इसलिए इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर्स पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो नंबर ऑफ टर्न्स ही है, हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर तो डिपेंड कर ही रहा है। तो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड्स लार्जर विल बी देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगी। ठीक है, सेकंड देखिएगा कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्जर द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू सोलेनॉइड्स लार्जर विल बी देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, तो जितना ये ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, जितनी कम लेंथ होगी। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा रिलेटिव सेपरेशन। लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स स्मॉलर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, हेंस स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो जितना L लार्ज होगा उतना ही m स्मॉल होगा। समझ गए? ठीक,
अच्छा जी, फोर्थ देखिएगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स। ओरिएंटेशन का मतलब समझिए क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि दोनों कॉइल्स जो हैं क्या वो सेम एक्सिस पर हैं या दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दोनों कॉइल्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इसको रिलेटिव ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में ये देखिएगा, M is minimum when the two coils are perpendicular to each other as shown। जब दो कॉइल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम होता है। ये मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। M is minimum when the two coils are perpendicular to each other, and M is maximum when the entire flux of the primary is linked with the secondary, that is when the primary coil completely envelops the secondary coil। तो एक डायग्राम तो इस तरीके से दिखाया है कि अगर हमारे पास मान लीजिए, अच्छा ये जो है ना, ये बीच में हम किसी भी सोलोनॉइड के बीच में अगर सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं उससे उसका मैग्नेटिज्म जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आकर से तो ब्रेक हो, ऐसे हमने कहा कि तो प्राइमरी होगी और दूसरा केस हो गया सेकेंडरी का। सेकेंडरी कॉइल भी इधर से ही आ रही है, ठीक है, समझ जाइए। दोनों एक ही पर अगर लपेट रखा है, यानी कि दोनों के बीच में अगर एंगल नहीं है कुछ भी, तो इस केस में तो M मैक्सिमम होगा। और M मिनिमम कब होगा? M मिनिमम तब होगा जब हमारा एक प्राइमरी कॉइल जो है, प्राइमरी कॉइल तो ऐसे होगी और जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल इस तरह से। तो S और ये B, तो आप ये देखिए सेकेंडरी ऐसे, प्राइमरी ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है कि अब एंगल वाला रिलेशन निकाल कर देखना, वो नहीं करना, ये फैक्टर्स में है, बस 1 मिनट में आएगा।
अच्छा, फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ है परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। इफ द टू कॉइल्स आर बाउंड ओवर इन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीजेस म्यू आर टाइम्स। तो ये ऐसा हमने उसमें भी देखा था, जो सेल्फ इंडक्टेंस है कि अगर मान लीजिए हमने इन्हीं कॉइल्स को ये कहा कि ये कॉइल्स जो हैं ये किसी कोर मटेरियल पर, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर अगर इसको लपेट रखा है तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इक्विवेलेंस म्यू आर टाइम्स, बस म्यू आर इसके अंदर और मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ। ठीक है, तो पांचवा क्या था? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा, बाकी देखिए जो शुरुआत वाले तीन हैं, शुरुआत वाले तीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा जो है वो है कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। रिलेटिव सेपरेशन घटाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये तीन तो सेम थे। उसके बाद जो नया कराया हमने वो चौथा ये है कि अगर दोनों एक दूसरे के अंदर एनवलप हो रखे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर एनवलपिंग हो रखी है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मैक्सिमम रहेगा। और अगर दोनों जो सोलेनॉइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मिनिमम रहेगा। और जो पांचवा है वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल ये जो हमने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर अगर इंसर्ट कर रखा है तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर म्यू आर है तो वो इसमें और मल्टीप्लाई हो जाती है, बस ये। ठीक है, म्यू आर और मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिएगा लास्ट है टॉपिक इसमें, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स गिव्स अ मेजर ऑफ द मैनर इन व्हिच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। इट इज गिवन बाय दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है कि किस तरीके से दो कॉइल्स की कपलिंग हो रखी है। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऐसे निकाला जाता है कि K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। L1 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनॉइड, और M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों। उसको M इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा सेम होता है, M12 और M21 दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कुछ। ठीक है, अच्छा, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस होती है। वैल्यू इसकी K की 0 और 1 के बीच में आएगी। यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि आप ये देखिए ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी यूनिट भी हेनरी, इसकी यूनिट भी हेनरी और इसकी यूनिट भी हेनरी। हेनरी स्क्वायर हो गया और हेनरी स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो हेनरी आ जाएगा, हेनरी से हेनरी कट जाएगा। तो रेशियो है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थोड़ा